This conference will now be recorded. हेलो। यस सर, अब आई आवाज। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सर सदरी। लेकिन बहुत कम है आवाज। आवाज़ कम आ रही? एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं नेट को रीसेट कर। वेब अब ठीक आ रही है मेरी आवाज़? जी सर। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अभी हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया है और चैप्टर 1 के अंदर जो अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, पहले ज़रा एक उसका रिकैप करें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक जो बात डिस्कस की वो ये कि हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक टैक्स पेयर को पाकिस्तान के अंदर बताना पड़ती हैं। किसी इसको एफबीआर को वो कौन कौन सी चीज़ है। नंबर 1, उसमें पहली चीज़ जो वो बताता है वो ये कि मैं कौन हूँ। अपना प्रोफाइल या रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर बात करता है वो, पहली चीज़। नंबर 2, फिर उसमें वो ये बताता है कि मेरी इनकम क्या है, और थर्ड पे उस इनकम पे टैक्स क्या है। ये 3 चीज़ें हमने ये पार्ट 1 को स्टार्ट किया था कि प्रोफाइल क्या है। उस प्रोफाइल के अंदर हमने जो बात डिस्कस की थी वो ये थी कि उस रजिस्ट्रेशन जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर हमने कहा कि उसकी जो पहली बात वो बताता है कि वो अपना पर्सनल स्टेटस बताता है उसको। ठीक, कि मैं किस स्टेटस में काम कर रहा हूँ, और उसमें पहली चीज़ थी इंडिविजुअल, दूसरा था एओपी या पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो पहले उसको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस कैपेसिटी में काम करता हूँ। तो इंडिविजुअल की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, सैलरीड की और नॉन सैलरीड की। एओपी मीन पार्टनरशिप फर्म कर लें, कंपनी का आपको पता है। उसके बाद जो अगली बात हमने, ये इसमें एक बात थी, दूसरी बात हमने इसमें डिस्कस की थी
कि उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस को वो बात करता है कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक पर्सन रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ये दोनों। और हमारी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उसने उस इनकम पे टैक्स देना ही देना है। लेकिन एडिशनली जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसके ऊपर सिर्फ टैक्स किसने देना है? रेजिडेंट। और जो उसके बाद हमने ये बात की कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द रेजिडेंट शैल बी एग्जेम्प्ट, कि वो क्या हालात हैं जिसके अंदर सॉरी फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट की एग्जेम्प्ट होगी। और एक चीज़ जो हमने और इसमें डिस्कस की थी वो ये थी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या फ़र्क है, कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसके अंदर हमने बात की थी जो इंडिविजुअल है उसके लिए दो क्राइटेरिया है, 183 डेज का या 120 डेज का। एओपी के लिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट होती है। ये बातें हमने डिस्कस की थी। यहाँ बेटा किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, फिर हम अगली बात पे चलेंगे आज। जी, किसी का क्वेश्चन हो तो यहाँ तक मेरे से बेटा पूछ सकता है। इट्स ओके जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, इट्स ओके। अच्छा जी, तो चलो जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका एक तीसरा पार्ट है, वो क्या है? जो तीसरी चीज वो इम्पोर्टेंट बताता है टैक्स डिपार्टमेंट को, वो है उसका टैक्स ईयर। ठीक है, टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले मैं ये आपको बताऊं, फिर इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, वो है एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, एंड सेकंड वन इज स्पेशल टैक्स ईयर, और थर्ड वन है इसकी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले इसको हमने देखना है, फिर उसके बाद चलते हैं। देखें, लेट्स सपोज कि इस वक्त हम 2020 में हैं, ये हमारा टैक्स ईयर है 2020, और एक साहब हैं जो उन्होंने पिछले कई सालों से टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं दिया। ये 2019 हो गया हमारे पास, ये 2018, 2017, 2016, लेट्स सपोज के इन सालों का है। आज जो कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टैक्स डिपार्टमेंट का, वो क्या कह सकता है उस शख्स से कि भाईजान आप जो है वो इस साल का भी, इस साल का भी, इस साल का भी और इस साल का भी अपनी इनकम भी डिक्लेयर करो इस साल, और उस इनकम के ऊपर अपना टैक्स भी दो। ये दो बातें वो उससे पूछ सकता है। अब सवाल ये है कि लेट्स सपोज उसकी यहाँ पर इनकम थी 50, यहाँ पर 100, 50 और 200।
तो इसकी जो टोटल इनकम नेट सपोज वो बन रही है हमारी ₹400 मिलियन कर लें, 400 मिलियन है। तो सवाल ये है कि क्या वो शख्स आज इस 400 मिलियन के ऊपर एक ही दफा सारा टैक्स देगा? द आंसर इज नो। ठीक, वो क्या करेगा कि अपनी 4 डिफरेंट रिटर्न्स फाइल करेगा। वो फॉर्म जो FBR की वेबसाइट पे जाएगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे, वहां पर जाके वो इस 200 का इस साल के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करेगा, 50 का इसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करेगा, 100 पे इस साल के मुताबिक, और इसका इस साल के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करेगा। अंडरस्टैंड? यानी ये एक साल से दो दो साल का इकट्ठा इनकम टैक्स में आपको टैक्स पे नहीं करना। मीन्स दैट पर्सन हैज टू फाइल 4 टैक्स रिटर्न्स ऑफ डिफरेंट टैक्स ईयर्स। अच्छा, अब हर साल के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे बजट आता है, तो इस साल का जो बजट होगा वो डिफरेंट होगा, इसके रेट्स और होंगे। ठीक, तो इसके ऊपर जो है वो अलग रेट्स अप्लाई करेगा, इसके ऊपर अलग रेट्स, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग अलग रेट्स अप्लाई करेंगे। दैट इज वाई अ पर्सन मस्ट नो which tax year he is going to file his tax return। वो किसकी जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा है। दूसरी बात, ये बात याद रखें, एग्जाम के अंदर जब आप वर्ड टैक्स ईयर का यूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसके साथ आपने सिर्फ साल लिखना है, या तो 2019, 2018 ऐसे लिखना है। इसके साथ कभी भी फॉर द ईयर, ठीक है, या इसके साथ ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2017, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना। बस टैक्स ईयर और 2019, सिर्फ साल से टैक्स ईयर जो है वो डिनोट होता है। अब इस बात के ऊपर कि भी मैं ये टैक्स ईयर क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक है कि कैसे पता चलेगा मैं नॉर्मल टैक्स ईयर में हूँ, मैं स्पेशल में हूँ, या मैं ट्रांजिशनल में हूँ। और अगली बात कि भाई वो जिस टैक्स ईयर में हूँ वो जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से वो एंड हो रहा है, ये हमारा आज का टॉपिक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अच्छा, इस टैक्स ईयर का जो बेसिक लिंक है वो फाइनेंशियल ईयर के साथ। तो अब फाइनेंशियल ईयर मीन जिसकी आप बैलेंस शीट बनाते हो, उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसको पहले हम डिफरेंट एग्जांपल से वो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखें, फर्ज करें हमारे पास एक कंपनी है ABC लिमिटेड। एक हमारे पास साहिब है, उनका है वो फजल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, एक हमारे पास है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। एक हमारे पास कंपनी है फातिमा लिमिटेड। अच्छा, इनके हम फाइनेंशियल ईयर देखते हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक का बना रहे हैं। हम ABC लिमिटेड को चेक करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम जो है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of July 2019 and will end on 30th of June 2020। फजल इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाता है जी आपका, तो वो कहते हैं जी मेरा जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1st of October 2019 से, और ये एंड होगा 30th of September 2020 में। HBL से पूछा जा रहा है जी आपका टैक्स ईयर, तो इन्होंने कैलेंडर ईयर को लिया हुआ है, वो स्टार्ट हो रहा है जी 1st Jan 2019 से, और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 । 31st of December 2020 , 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और ये एंड होगा 31st of December 2020। 31st of December 2020 और
31 दिसंबर 2020 तक। फातिमा लिमिटेड से पूछा गया कि जी आपका टैक्स ईयर, तो उन्होंने कहा जी हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2019 से और ये एंड हो जाएगा 30th अप्रैल 2020। ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंट टैक्स ईयर हमें बता दिए। अच्छा, पहली बात ये कि नॉर्मल क्या होता है। देखें, जो ईयर अ ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई and ends on 30th of June, that tax year is called normal tax year. That tax year is called normal tax year. इसको normal tax year कहते हैं। The सर tax years other than normal tax year is called special tax year. जी बेटा। सर ये फातिमा लिमिटेड का जो टैक्स ईयर होगा वो फरवरी में नहीं होगा? किसका? फातिमा लिमिटेड सर। फातिमा का? जी, इसका जी सॉरी इसका 20 इस साल 28 डेज थे हमारे पास, 29 थे। तो 28 जी, थैंक यू वेरी मच। सर 29 लीप ईयर था इस साल। चले इसको वो कर लीजिएगा, ठीक है, 29 इसको कर। अच्छा बेटा, इसके अंदर जो मैंने इसकी नॉर्मल टैक्स ईयर की क्या डेफिनेशन बताई है आपको? सिंपल, वेरी सिंपल। अ टैक्स ईयर विच एंड्स ऑन 30th जून इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। तो स्पेशल की क्या डेफिनेशन हुई? अ टैक्स ईयर विच इज नॉट अ नॉर्मल, दैट इज स्पेशल टैक्स ईयर। ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा। ये दो तो होगी, ट्रांजिशनल में आपको बाद में समझाता हूँ। अब मैंने आपको बताया है कि ये तो थे सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर्स। ये क्या है? सारे फाइनेंशियल ईयर्स। तो फिर इसका टैक्स ईयर कैसे देखा जाएगा उसकी मैं आपको बताता हूँ। टैक्स ईयर जो मैंने अभी आपको कहा कि सिर्फ हमने एक अमाउंट लिखनी होती है, सिर्फ ईयर लिखना होता है। देखें, जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है ना, उसका जो एंडिंग डेट होती है ना, जिस साल को वो क्लोज हो रहा होता है, वही उसका टैक्स ईयर होता है, 2020। ठीक, लेकिन जो स्पेशल टैक्स ईयर होते हैं ना, इनकी एक बात याद रखें कि इनके बाद देखा जाता है कि 30 जून जो है वो किस साल में फॉल कर रहा है। अब ये बात जरा आपने मेरी ध्यान से सुननी। देखें, 30 सितंबर 2020 के बाद 30 जून किस साल में आएगा? वो आएगा हमारे पास 2021 में आएगा। इसी तरह 31 दिसंबर 2020 के बाद जो हमारा 30 जून है वो कब आएगा? वो 2021 को आएगा। इसी तरह 29 फेब के बाद 30 जून कब आएगा? वो 2020 में ही आएगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि जनाब जो पहली कंपनी है, पहले टैक्स ईयर पर्सन का 2020, इसका 2021, 2021, 2020, इनका ये टैक्स ईयर होगा। यानी इनके ऊपर जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे वो इस साल के अप्लाई होंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। सर काइंडली ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। स्पेशल वाला? यस सर। जो बेटा स्पेशल टैक्स ईयर होता है उस, देखें आपने इसको नहीं देखना, इसकी स्टार्टिंग डेट को नहीं देखना, आपने किसको देखना है? एंड डेट को। हमेशा टैक्स ईयर एंड डेट से पता चलता है कि एंड डेट ये डिसाइड करेगी ये वाली चीज। ठीक है, इसको नहीं देखना बिल्कुल आपने स्टार्ट की कि किसी टैक्स पेयर का जो एंड है वो कहाँ पे हो रहा है। जैसे पहली कंपनी है, उसका एंड कब हो रहा है? 30th जून। ये तो 30th जून वाला तो नॉर्मल होता है,
तो जो नॉर्मल होता है वही जिस साल वो क्लोज हो रहा होता है ना, वही उसका टैक्स ईयर होता है। ये बात ध्यान में रखो। तो पहला क्लियर हो गया। उसके बाद है जी सेकंड देखा जाता है कि उसकी जो बैलेंस शीट डेट है, उसका जो ईयर एंड है, उसके बाद 30 जून किस साल में आएगा। देखिए अब सितंबर है ना, तो जून, अगला जून कब आएगा, वो 2021 में ही आएगा ना। ठीक, इसका टैक्स ईयर होगा 2021। इसी तरह 31 दिसंबर है, तो इसके बाद इस साल के बाद 30 जून कब आएगा, 2021 में आएगा। इसी तरह देखें 28 फेब, इसके बाद 30 जून कब आ रहा है, वो उसी साल आ रहा है, तो इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा, 2020 होगा। इस ओके। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है कि इसके ऊपर कौन सा बजट अप्लाई होगा, किस बजट के ऊपर लगेंगे, वो मैं आपको इसके साथ, ये आपके एग्जाम में अभी तो इसका हिस्सा नहीं है, ये आपको मैं जाके आगे एथिक्स में पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि 2020 से ये मुराद है कि वो बजट जो हमारा 2019 में आया था ना, वो एप्लीकेबल होगा, और 2021 के ऊपर 2020 वाला, इसके ऊपर भी 2020 वाला, इसके ऊपर 2019 वाला जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, अब देखिएगा हम एग्जाम किसके दे रहे हैं, 2020 के। आपकी किताबों पे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा फाइनेंस एक्ट 2019। समझ आ गई। अगले साल आप देखेंगे कि हमारा टैक्स ईयर 2021 होगा, और उसके ऊपर जो फाइनेंस एक्ट होगा वो 2020 वाला होगा। इस ओके जी। अच्छा Yes, जी, sir. अब आते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के ऊपर कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है। इससे पहले एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक पर्सन, एक क्वेश्चन है, कैन अ टैक्स पेयर कैन चेंज इट्स टैक्स ईयर, दैट इज फ्रॉम normal to special, or from one special to other special। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या वो चेंज कर सकता है। इसका हमारे पास आंसर क्या है, यस। और ये पेपर में बारहा ये क्वेश्चन पूछा गया कि भी हाउ अ पर्सन कैन चेंज इट्स टैक्स ईयर, या थोड़ा सा सीन बना के एग्जामिनर ने कहा कि भी एक साहब है, कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, एंड दे वांट टू चेंज देयर टैक्स ईयर, प्लीज एडवाइज देम। आप उनको एडवाइस करें, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1 कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे टू कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। पहला स्टेप, आप उसको एप्लीकेशन देंगे, उसमें बताएंगे कि जी मैं क्यों टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्या है। मैं उसकी आपको कुछ रीजन प्रैक्टिकली बता दूँ। देखें, जैसे पाकिस्तान में है एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नॉर्मल में, उसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो फॉर एग्जांपल के जर्मन में है, और उसका टैक्स ईयर चलता है कैलेंडर ईयर। वो कंपनी इनको ये कहती है कि भाई, इनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो कहती है कि भाई अपने अकाउंट्स मुझे जो है वो बना के भेजा करो जनवरी से दिसंबर तक, ये मुझे जुलाई वाले अकाउंट्स में भेजा करो, हमें जो है उसको कंसोलिडेट करने में प्रॉब्लम आती है। अब इस कंपनी को पाकिस्तान के अंदर क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए इसको अलग जो है वो ईयर को क्लोज करना पड़ेगा, और जर्मन के लिए अलग ईयर को क्लोज करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रॉब्लम है। तो फिर ये क्या करेगी कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दे कैन अप्लाई टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कमिश्नर इन एंड रेवेन्यू, के सर दिस इज द प्रॉब्लम। तो अपनी एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें ये इशू है, तो प्लीज़ हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दिया जाए। नंबर 1।
अच्छा, उसके बाद कमिश्नर जो है क्या करेगा कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। चाहे तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर उनको क्या करेगा, वो उसका पैटर्न बताएगा, उसकी जो ट्रीटमेंट है कि भी ये जो है वो रेक्टिफिकेशन करें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा, इन केस द एप्लीकेशन is accepted, then the taxpayer has to incorporate the changes। जो उसने चेंजेस हैं फिर उसको वो चेंजेस करनी पड़ेगी। नंबर 4, इन केस के उसको वो रिजेक्ट कर दे, उस सूरत में क्या होगा? ठीक है, इफ द एप्लीकेशन is rejected, then the taxpayer has to apply to the appellate authorities। इसमें इनकी जो अपैलेट अथॉरिटी है, मेरा ख्याल वो FPR है, यानी अपैलेट अथॉरिटी जो उससे ऊपर हायर अथॉरिटी है, फिर उसको अप्लाई करेगा कि जनाब आप मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दें। तो ये उसके स्टेप्स हैं। ये भी मैं आपको रीड भी करवाता हूँ किताब से कि इन स्टेप्स को कैसे किताब में लिखा हुआ, लॉ में इसको कैसे लिखा गया। अच्छा, अब जो अगली चीज़ तीसरी है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जब आपका टैक्स ईयर आपने अप्लाई किया, चेंज हो गया, तो ये बात याद रखें, जब भी आपका टैक्स ईयर चेंज होगा तो उसके दरमियान में एक पीरियड जो है वो जनरेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। उसको ट्रांजिट का मतलब होता है दरमियान में, तो ट्रांजिशनल कहते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान में हो। जैसे स्टॉक इन ट्रांजिट हो गया, आपका एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसी तरह आप एक वर्ड यूज़ करते हैं इसका कैश इन ट्रांजिट। इस तरह आपने साइंस में पढ़ा होगा ट्रांजिशनल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होती है कि ट्रांजिशन के अंदर चीज़ मौजूद है, यानी अभी एक फेज में से आप दूसरे फेज में मूव कर रहे हैं। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल लें। लेट्स सपोज के जो ABC लिमिटेड कंपनी है, उसका टैक्स ईयर था नॉर्मल, विच स्टार्ट्स फ्रॉम, वो हो रहा था 1 जुलाई 2019 और ये एंड हो रहा था 30 जून 2020 को। ABC लिमिटेड ने क्या किया, किसने कमिश्नर को अप्लाई किया बिफोर द टाइम दैट दे वांट टू चेंज देयर टैक्स ईयर फ्रॉम अ स्पेशल टैक्स ईयर। वो स्पेशल टैक्स ईयर में मूव करना चाह रहे हैं, जो कौन सा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड एंडिंग ऑन 30 सितंबर। इसी तरह आइंदा वो किस में चला करेंगे, अक्टूबर से सितंबर में चला करेंगे। इस तरह इनके बाकी ईयर भी ऐसे ही मूव करेंगे, अक्टूबर सितंबर। तो वो एक नॉर्मल से स्पेशल में मूव करेंगे। ऑलरेडी वो नॉर्मल में थे तो यहाँ उनको एक्सेप्टेंस हो गई। अच्छा, एक चीज़ के टैक्स ईयर जो है ये 12 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए लॉ ये कहता है कि जब आपने मूव किया, ठीक है, तो आप अपने नेक्स्ट अकाउंट जो बनाएंगे वो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए बनाएंगे। लेकिन इसके दरमियान में अगर आप देखें तो एक पीरियड जिसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं वो जनरेट हो गया, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। तो ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा ट्रांजिशनल हो गया, और ये स्पेशल। ये बात याद रखें, ट्रांजिशनल जो है ये कभी कभार जनरेट होता है जब आप स्विच करते हैं।
या तो टैक्स पेयर नॉर्मल में मूव कर रहा होता है या वो स्पेशल में मूव कर रहा होता है। ये नहीं होता कि आज नॉर्मल में है, कल ट्रांजिशनल में है, परसों स्पेशल में होगा, किसी एक स्टेज में होगा। वो ट्रांजिशनल सिर्फ उस वक्त जनरेट होगा जब वो मूव करेगा एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि भी इनका टैक्स ईयर क्या है नॉर्मल का। तो इस साल का टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2020। तो ट्रांजिशनल और यानी उसके अलावा क्या देखा जाएगा कि इसके बाद 30 जून कब आ रहा है। अब देखें 30 सितंबर 2020 के बाद 30 जून कब आ रहा है? 2021 में। इसी तरह देखें जो ये अगला जो उसका स्पेशल टैक्स ईयर आएगा उसके बाद 30 जून कब आएगा? 2022 में। इसी तरह फिर वो नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाएगा 2023 में। इस तरह से ये मूव करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर उसको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि यहाँ पर उसको 3 माह के अकाउंट्स बनाने, ये 12 माह के अकाउंट्स बनाएगा, ये 3 माह के, ये भी 12 माह के अकाउंट्स बना के, और आइंदा वो 12 मंथ पे मूव कर जाएगा। ये उसका प्रोसीजर होगा। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन हो बेटा पूछ सकता है यहाँ तक। अच्छा, एक और एग्जांपल दे दूं। बात स्टूडेंट से पूछते हैं सर स्पेशल से स्पेशल में मूव करके दिखाएं। चलें हम एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल में भी मैं आपको एग्जांपल कोड करता हूँ। ये देखो, जैसे एक कंपनी है वो 1 जनवरी और 2019 से चल रही है 31 दिसंबर 2019 तक। उनको एक स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए अक्टूबर से सितंबर का। तो उनका जो स्पेशल टैक्स ईयर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक। और इस तरह वो दोबारा नॉर्म स्पेशल दूसरे, यानी एक ये भी स्पेशल था ये भी स्पेशल था, तो वो एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल में मूव कर रहा है। ठीक, तो इसके दरमियान में जो इसका ये वाला जो पीरियड जनरेट होगा इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड कहेंगे, which is starting from 1st of Jan 2020 and ends on 30th of September 2020। ये उसका ट्रांजिशनल होगा। तो इस तरह से एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल में भी एक टैक्स पेयर मूव कर सकता है। ठीक है जी, ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी। शुएब, आवाज आ रही मेरी आपको बेटा? यस सर। कोई क्वेश्चन हो आपका? आपको मैंने कितनी चीजें Excuse me, पढ़ाई? सर। जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला टैक्स ईयर है वो स्पेशल है और ये वाला जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है? ये जो आपने पहले वाला लिखा है आप वो तो लेट हमारा आए हो? कैलेंडर ही है। आप लेट आए हो? सर नहीं, नहीं सर। जो उस दिन वाला लेक्चर था सर वो मैं नहीं ले सका। जो टैक्स ईयर 30 जून को खत्म होगा वो नॉर्मल होगा। इसके ओके अलावा सर। बाकी सारे स्पेशल होंगे। इसके अलावा कोई और ओके सर। कैटेगरी नहीं है। जो टैक्स ओके ईयर सर, थैंक 30 जून को क्लोज होगा वो नॉर्मल, इसके अलावा बाकी सारे स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है जी। यू। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा इसकी रीडिंग करते हैं कि रीडिंग से हमें सर एक जी सर वो कह रहा है कि कोई लिमिटेशन है किसी की भी कंपनी में कि वो 2 दफा टैक्स ईयर अपना चेंज कर रही है? ये कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि कमिश्नर उनको इजाजत दे या ना दे। ये कमिश्नर की पूरी जुरिस्डिक्शन जो है ये कमिश्नर की है। कमिश्नर चाहे तो उनको इजाजत दे, कमिश्नर चाहे तो उनको इजाजत ना दे। ये है। तो ये ठीक है, टैक्स लेकिन ईयर कोई चेंज रीजन करने की हो, वजह देखें उसको अपनी रीजन जरूर बतानी पड़ेगी, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं अपना टैक्स ईयर क्यों चेंज कर रहा हूँ। ये नहीं कि हाँ तमाशे रखेगा वो, हर जब दिल करेगा वो टैक्स ईयर चेंज कर लिया उसने, ऐसा नहीं होगा। बड़ी यानी उसके लिए उसको भी बड़ी रिहर्सल करनी पड़ती है, उसको एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेंगी, उसको अपने सारे अकाउंट्स चेंज करने पड़ेंगे, उसको ट्रांजिशनल की अलग से एंट्रीज करनी पड़ेंगी। बहुत सारा एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये इतना आसान नहीं है ये काम करना। जी ठीक है जी।
अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आ चुका हुआ है ना, वो ज्यादातर उसने जो दो ही चीजें पूछी हैं। नंबर वन वो कहता है जी प्लीज एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, या वो कहता है हाउ अ पर्सन कैन चेंज इट्स टैक्स ईयर, कि एक पर्सन अपना कैसे टैक्स ईयर चेंज कर सकता है। फिर वो कहता है इसी तरह ही कि मिस्टर हमीद वांट्स टू चेंज इट्स टैक्स ईयर, हिज टैक्स ईयर फ्रॉम दिस टू दिस, प्लीज एडवाइस हिम। आप उसको एडवाइस करें, तो आप यही स्टेप्स उसको लिख देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड अप्लाई टू द कमिश्नर, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि अगला सवाल एक ये भी बनता है कि क्या कमिश्नर या एफबीआर के पास ऐसी अथॉरिटी है कि कोई शख्स नॉर्मल में है तो उसको खुद कहे कि जनाब तुम जो है वो स्पेशल में जाओ, या कुछ स्पेशल में है तो उसको कैंसिल करके कहें जी आप नॉर्मल में चले जाओ। द आंसर इज यस। तो कमिश्नर या एफबीआर किसी को ये कह सकते हैं। और अगली बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कमिश्नर ने किसी को टैक्स ईयर उसका चेंज कर दिया और बाद में एहसास हुआ कि यार नहीं ये हमने गलत किया, हमसे मिस्टेक हो गई, तो इसको इसका टैक्स ईयर अब जो चेंज हुआ था उसको कैंसिल करते हैं। द आंसर इज यस। और फिर इसको जो है वो कैंसिल बाद में भी किया जा सकता है। तो कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है किसी के टैक्स ईयर को डिफाइन कर दे, उसको परमिशन दे दे चेंज करने की, या चेंज किए हुए को रिवर्सल डाल दे। चलें जी, अब इसका जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, टैक्स ईयर टैक्स ईयर इज ऑफ थ्री टाइप्स, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। पहले आता जी हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? अच्छा, वो कहता है जी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम 1st जुलाई to 30th June denoted by the calendar year in which the normal tax year ends. For the year ending this the tax year shall be this। आप इसके अलावा मेरी सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है, a normal tax year which ends on 30th June is known as normal tax year भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, denoted by the calendar year in which the normal tax year ends, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर कौन सा होगा जहां पर वो एंड होगा। वही मैंने आपको बात बताई कि 30 जून देखा जाएगा किस साल में एंड। अगर ये 2019 है तो इसका टैक्स ईयर 2019, अगर ये 30th जून 2020 है तो इसका टैक्स ईयर 2020, यानी वही उसका साल होगा। अब जरा आए स्पेशल को। स्पेशल को तो थोड़ा सा टेढ़े तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, आप सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। वो कहते हैं जी अ स्पेशल टैक्स ईयर एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th जून इज स्पेशल टैक्स ईयर। ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा ये पता कैसे चलेगा, वो इसके आगे बता रहा है, एंड डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which closing date of the special tax year falls। मैंने इसका तरीकेकार क्या बताया कि आप देखेंगे उसके बाद 30 जून का बार है, वो कह रहा है कि नहीं, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज से बता रहा है। वो कहता है जिस साल में नॉर्मल टैक्स ईयर क्लोज होगा वही उसका टैक्स ईयर होगा। मैं आपको एग्जांपल से दोबारा समझाऊं। जैसे है 1 जैन 2019 से एक ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 19 को, ये उसका एक स्पेशल टैक्स ईयर है। ठीक, अब देखना है इसका नॉर्मल, इसका जो टैक्स ईयर क्या होगा। उसका मैंने आपको जो पैटर्न बताया कि देखेंगे जो बिल्कुल एक आसान तरीके से, क्योंकि इसके बाद देखें कि 30 जून जो है वो कब फॉल कर रहा है, 30 जून किस साल में आ रहा है, यही मैंने आपको बताया ना। तो 30 जून कब आ रहा है, 2020 में। लेकिन लॉ कहता है कि इसकी क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में आएगी उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो टैक्स ईयर होगा वही इसका होगा। अब ये देखें डेट कहाँ फॉल कर रही है, इसकी डेट फॉल कर रही है इस नॉर्मल टैक्स ईयर में। ये नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2019 से और एंड होने जा रहा है 30 जून
20 का, यानी इस स्पेशल टैक्स ईयर की जो बैलेंस शीट डेट है वो इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और इस नॉर्मल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर कौन सा है, 2020। तो उसने एक बात थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से की कि उसने कहा कि उसकी जो ईयर एंड है वो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो टैक्स ईयर होगा वो इसका होगा। समझ आ गई? यानी थोड़ा सा डिफरेंट करके उसने बताया। आप ये डेफिनेशन याद करना चाहें कर लें, या आप मेरे जो मैंने आपको बताई है उससे भी आप किया जा सकता है, लेकिन 2 लाइनें हैं, रटा लगा लेंगे तो ज़रा उससे आसानी हो जाएगी। दोबारा देखते हैं। एंड डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, डिनोटेड बाय मीन प्रेजेंट किया जाएगा उसे, रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच, यानी नॉर्मल इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, ये है। अच्छा, बाकी बेटा इसकी सारी एग्जांपल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये एग्जांपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझना है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर पेपर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे शुगर मिल्स हैं, वो 30 सितंबर को एंड हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी 31 दिसंबर को, बैंक्स भी क्लोज हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है? इफ अ नॉर्मल टैक्स ईयर or special tax year changes, then the period from the day next following the last full year to the date of commencement of the new tax year shall be treated as transitional tax year। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है कि 2 साल हैं, एक नॉर्मल था और एक स्पेशल था, या एक स्पेशल था दूसरा भी स्पेशल था, ये S1 था ये S2 था। वो कहता है कि जो साल जो क्लोज हो रहा है उसकी आखिरी दिन से, देन द पीरियड फ्रॉम द डे नेक्स्ट, इसके आखिरी दिन से अगली डेट, इसके आखिरी दिन, यानी अगर ये ईयर 30 जून को ख़त्म हो रहा है तो ट्रांजिशनल डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 जुलाई से, यानी उसके अगला दिन। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट फुल टैक्स ईयर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो वो जो अगला साल है उसकी जो कमेंसमेंट डेट होगी उस तक, यानी इसके पीछे तक जो है वो 30th जो भी डेट है उस तक जो है ना, उस पीरियड को हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर वो बोलेंगे। उसके नीचे एग्जांपल्स हैं, इसको आपने याद करना है, और ये जो पार्ट है इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। असल याद इसको करना है आपने और उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर अगला क्वेश्चन ये है इसमें, क्या टैक्स ईयर चेंज हो सकता है? ये आ गया। A person using normal tax year may apply to the commissioner to allow him to use any special tax year। एक बात, a person using special tax year may apply to the commissioner to allow him to use any other special tax year। दूसरी बात, the commissioner shall grant permission subject to the condition। कमिश्नर उसको इजाजत देगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इस कंडीशन के साथ, इफ एनी अगर कोई है, एज द कमिश्नर मे इम्पोज ओनली इफ, अगर सिर्फ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, वो अपनी कंपेल करे। आपने देखा कि जब आप गाड़ी में या कहीं पे सफर कर रहे हो तो कोई बैगर आपके पास आए, कोई फकीर आपके पास आए, तो देखा वो क्या क्या स्टोरियां आपको सुनाते हैं। बच्चा एक उठाया होता है, यानी इतना बंदे को बताना कि अगला बंदा कहे कि हाँ यार वाकयातन ये मजबूर है, इसको अगर मैंने पैसे ना दिए तो पता नहीं इसको क्या हो जाना है। दैट इज कॉल्ड कंपेलिंग नीड। आप लेटर लिखते हुए लिखते हैं, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, आई एम इन डायर नीड ऑफ दिस, मुझे इसकी बड़ी सख्त जरूरत है, तो इसको कहते हैं कंपेल करना किसी को, कंपेलिंग नीड फॉर द चेंज। तो अगर उसको मुतमिन हो जाए कि वाकयातन इसको ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि जी मेरा दिल कर रहा था, मेरे दोस्त जो है उनका जो है वो उनकी शुगर मिल है तो वो इस टैक्स ईयर में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छा मैं भी इधर ही चल लूँ, तो मेरी बड़ी जो है ना उसमें इंसल्ट होती है। तो ये कोई बात नहीं है, आपको कोई ना कुछ ज़रूरत बताना पड़ेगी। अच्छा जी, फिर है
कि इफ द कमिश्नर वांट्स टू रिजेक्ट, ये दूसरी बात आ गई, द एप्लीकेशन और टू विड्रॉ हिज परमिशन अर्लियर अलाउड, वो रिजेक्ट करना चाहे या कोई और परमिशन दे चुका उसको रिजेक्ट करना चाहे, ही शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये लफ्ज बेटा आपने रट लेना है, ये बार बार यूज होना लॉ के अंदर। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका देना इसको कहते हैं। ठीक है, किसी को बुला के उससे कहना हाँ भाई आपका क्या मसला है, इसको कहते हैं सुनवाई का मौका मिलना। अभी पिछले दिनों पता नहीं हमारा एक पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने कहा जी हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई सुनवाई की, और हमारा केस, हाँ परवेज मुशर्रफ साहब ने ये कहा था कि जी मुझे पहले बुलाया जाए पाकिस्तान में, मेरे खिलाफ केस को फाइनल करने से पहले मुझे सुनवाई का मौका दिया जाए, यानी मेरी बात भी सुनी जाए। तो हम ये कहेंगे द परवेज मुशर्रफ वाज नॉट ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, परवेज मुशर्रफ को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ठीक, तो उसको पहले रिजेक्ट करने से पहले उसको क्या करेगा, बुलाएगा कि जनाब मैं आपके केस को रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्राउंड्स है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जस्टिफाई करें आप। ठीक है जी, उसमें क्या करेगा, एंड शेल रिकॉर्ड, और क्या करेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, इन ऑर्डर द रीजन फॉर सच रिजेक्शन और विड्रॉल इन दिस केस। अब आपके पास क्या हल है, ये सवाल अलग भी पेपर में आ सकता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है। इन दिस केस, अगर ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, इन दिस केस द पर्सन में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन to the FBR and the decision of the FBR shall be final। तो फिर वो FBR के पास इस्लामाबाद में एप्लीकेशन पुट अप करे, ठीक, और उन्हें बताया कि जनाब मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा, आप प्लीज मुझे अलाउ करें। ठीक है जी, ये है जी इसके अंदर। आप देखिएगा पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ इसका, वन ऑफ योर क्लाइंट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी वांट्स टू change its accounting year from June to December, यानी पहले वो जून में थे, अब वो कहाँ जा रहे हैं, स्पेशल टैक्स ईयर में, दिसंबर में। As the income year of its parent company ends on December, advise the client about the requirements of the income tax regarding change in tax year। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप ये स्टेप्स इसको बताएंगे कि भी ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करो तो आपका टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखें मार्च 2013 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है फिर 3 नंबर का, कहते जी रिक्वायरमेंट क्या है, एडवाइज IPL अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इनकम रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द टैक्स ईयर फ्रॉम द नॉर्मल टू स्पेशल। तो ये यहीं से हमें पता चल गया कि ऊपर क्या बात चल रही होगी, तो इसको भी हमने एडवाइज करना। तो ये मेरा बेटा जो हमारे पास चीज़ें थी, वो पहली व्हाट इज मेंट बाय पर्सन, पर्सन से क्या मुराद है, नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, कैसे किया जाएगा, और इसी के अंदर हमने जो दूसरी बार डिस्कस की थी स्कोप ऑफ इनकम, ये डिस्कस हो गई। और इसका इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट था वो था टैक्स ईयर का। तो इसके अंदर 2 चीज़ें एग्जाम में मैंने बताया कि आपको आ सकती हैं। नंबर 1 उसकी टाइप्स जो कि नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल है, और बी हाउ अ पर्सन कैन चेंज इट्स टैक्स ईयर। और एक तीसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि जैसे आपको केस स्टडी बना के दिया जाए कि एक बंदा जो है वो इससे इसमें चेंज करना चाह रहा है, तो बताएं उसका नॉर्मल कौन सा होगा, स्पेशल कौन सा होगा और ट्रांजिशनल कौन सा होगा, और वो कैसे रिटर्न फाइल करेगा। नहीं जी, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटा मेरे से आप पूछ सकते हैं। इसमें सर जी बेटा, सर ये स्पेशल टैक्स ईयर के साथ बता रहे हैं, स्पेशल और ट्रांजिशनल में फर्क। स्पेशल तो वो है जो 12 माह का होगा पूरे का पूरा,
यानी वो हर ईयर जो 30 जून को क्लोज नहीं हो रहा, हर वो कंपनी जिसका अकाउंटिंग ईयर 30 जून के अलावा किसी दिन को बंद हो रहा है, उसका क्लोज हो रहा है, उसकी बैलेंस शीट डेट जो है वो किसी और डेट को, मसलन फर्ज करें कि उसकी जो बैलेंस शीट डेट है अगर 31 दिसंबर है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ये स्पेशल केस है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर उसका फर्ज करें 30 सितंबर को उसकी बैलेंस शीट अपनी वो बना रहा है, इनकम ईयर अपना क्लोज कर रहा है, ये भी स्पेशल है। अगर वो फर्ज करें कि 30 अप्रैल को क्लोज कर रहा है, वो भी स्पेशल है। तो लेकिन अगर उसकी जो बैलेंस शीट बन रही है वो 30 जून को बन रही है, तो वो नॉर्मल है, इसके अलावा बाकी सारे स्पेशल हैं। ट्रांजिशनल क्या है कि एक टैक्स पेयर जो है वो अगर नॉर्मल से स्पेशल में जाए या स्पेशल से नॉर्मल में जाए या एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल में चला जाए, चाह रहा है जाना, तो उसके लिए जो दरमियान में पीरियड जनरेट होगा ना, स्विच करने की वजह से, जंप लगाने की वजह से, क्योंकि आप अपनी डेट्स को चेंज कर रहे हैं ना, तो दरमियान में लाजमी आपका कोई ना कोई 1 महीना, 2 महीने, 15 दिन या 9 मंथ या 12 मंथ तो नहीं हो सकते, इससे कम पीरियड जनरेट होगा, उसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी उसको जंप करने की वजह से जो उसका जो दरमियानी पीरियड होगा उसको ये कहेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी बेटा। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस तरह से हमारी एक चीज़ कंप्लीट हो गई टैक्स ईयर उसकी, कि भी जनाब हमारा प्रोसीजर क्या होता है, उसके अंदर हम उसको प्रोफाइल किसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या है, और ये सारे क्वेश्चन भी इसके अंदर मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा एक नई चीज़ आ रही है हमारे पास, वो है इनकम की। आज जी 27 है, अप्रैल 27, ठीक है जी। अब हमारे पास जो अगली चीज़ आ रही है वो है इनकम की। पहले उसने बताया मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो बताता है। उसके बाद जो अगली चीज़ उसको हमने बतानी है वो ये बतानी है कि जनाब मेरी इनकम क्या है। ठीक, इनकम के दो हिस्से हैं, एक है टोटल इनकम और दूसरा है टैक्सेबल इनकम। उसको हम अब स्टार्ट करने लगे। अब आप समझ लें कि हम मॉड्यूल 2 के अंदर मूव कर रहे हैं, जिसको कि हम इनकम कहेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये हमारा हिस्सा होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम के कितने हिस्से हमारे जी? दो होंगे, दो पार्ट में ये हम इसको कंप्लीट करेंगे एग्जाम में। एक हमारा हिस्सा होगा टोटल इनकम, एक को हम कहेंगे टोटल इनकम। ठीक, पहले हम टोटल इनकम तक पहुंचेंगे, उसमें से हम लेस करेंगे कुछ डिडक्शंस जिनको हम डिडक्टेबल अलाउंसेस कहेंगे। इसमें इसमें पढ़ा नहीं पहले हमने? जी ये तो पहले बताया नहीं आपने ये चीजें। बेटा मुझे पता है। और हम अभी इसको स्टार्ट करना है, अब इसकी कैलकुलेशन को सीखना है ना, सैलरी क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, यानी अब उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब यानी कि हमारी वो जो डायमेंशन जा रहे हैं उसको हम करेंगे ना। ठीक है, अच्छा जी। तो उसमें एक चीज इसमें चीज हम करेंगे जी, जैसे ज़कात, डोनेशन वगैरह जो है इसको हम माइनस करेंगे, तो हमें कहाँ तक पहुंचना है? टैक्सेबल इनकम तक। ये आ गई हमारी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें क्रेडिट्स भी करने हैं। इसमें जो पहली चीज हमारे पास आ रही वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
नंबर 3 बिजनेस इनकम, नंबर 4 कैपिटल गेन्स। मैं हम बेटा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि वो चीज़ें प्रॉपर एक वे से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हमारे। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि एग्जाम में हमें एक एक अमाउंट चाहिए होती है हर हेड की। तो क्या एग्जामिनर हमें एक ही अमाउंट देगा? द आंसर इज नॉर्मली नॉट। वो हो सकता है कि आपको सैलरी के अंदर जो अमाउंट्स आपको दे सैलरी के अंदर, वो हो सकता है कि पूरा पेज ही लिखा हो। देखे ना, एक एम्प्लॉय को क्या क्या मिल सकता है। उसको बेसिक सैलरी मिल सकती है, वो आपको एग्जाम में गिवन है। उसको अलाउंसेस मिले हुए हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिला हुआ है उससे, उसको कार मिली हुई है, उसको घर मिला हुआ है वहां से, उसको बोनस मिले हुए हैं। तो हमने करना क्या होता है एग्जाम के अंदर कि जो भी हमें चीज़ें गिवन होंगी, हमने उन तमाम अमाउंट्स को किस में कन्वर्ट करना होता है? टैक्सेबल में। इसमें कन्वर्ट करना आपने इनको टैक्सेबल अमाउंट्स में। ये बात याद रखें, ये बात आपने बस जहन में बिठा लेनी है कि आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल में जो डेटा भी गिवन होगा, आपने उस डेटा को प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट करना है? आपने उसको टैक्सेबल अमाउंट्स में कन्वर्ट करना है। जब ये तमाम अमाउंट्स टैक्सेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी वो प्रोसेस करने के बाद, तो उसको ऐड करने के बाद एक अमाउंट आएगी जिसको हम कहेंगे टैक्सेबल सैलरी। इसी तरह रेंट के अंदर भी हो सकता है कि आपको 4 अमाउंट्स मिले, उनको भी आपने क्या करना है? डेटा को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद एक अमाउंट तक पहुंचना है। इसी तरह बिजनेस के अंदर, कैपिटल गेन्स के अंदर एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या ये पांचों हेड सर मुझे एग्जाम में मिलेंगे? हो सकता है पांचों मिल जाए, हो सकता है इनमें से 3 मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है एक ही मिले। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर की फिलॉसफी क्या है, वो क्वेश्चन को कैसे एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपके जो लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी जो है वो सैलरी की और बिजनेस की है। ये हेडिंग दोनों जो है ना, देखें आपके क्वेश्चन में सैलरी या बिजनेस ये लाजमी होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। इसके अलावा उसने कभी क्वेश्चन बनाया नहीं है आज तक। आप पूरे आई कैप की हिस्ट्री देख लें, या क्वेश्चन में सैलरी होगा या बिजनेस या दोनों। ये जो बाकी हेड्स है ना, आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये साथ उसके हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमने आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें ये दोनों हेड्स ही ना हो लेकिन बाकी तीनों भी पड़े हुए हैं। मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, मैं मेन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह मैं इनका एक आपको ओवरव्यू दूंगा सबका, इनकी कैलकुलेशन के ऊपर। और कल से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 सैलरी के ऊपर। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, ये 3 चैप्टर सैलरी के ऊपर। 2 चैप्टरों को अभी मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो उसके बाद आ रहा है। तो हमारे ये होंगे इन 3 चैप्टर के ऊपर। ये आप समझ लें कि ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, दिस इज अ बैकबोन। ये आपके एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी है, इसको आपने ध्यान से समझना है। और क्या समझना है कि कल से सर मुझे ये बताएंगे कि आपकी जो सैलरी है उसको टैक्सेबल सैलरी में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी बेनिफिट्स को टैक्सेबल सैलरी में कैसे कन्वर्ट करना, ये हमारा इशू होगा। ठीक है जी, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे से ना व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं उतनी देर में थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ। ठीक है जी, आज पहला दिन है रमज़ान का पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें मुझे थकावट फील हो रही है। तो मैं इंशाल्लाह फिर आप व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।